नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने चार भारतीय वैज्ञानिक सुश्रुत, चरक, सीवी रमन और होमी जहांगीर बाबा को पढ़ा था। पांचवा जो भारतीय वैज्ञानिक जिसे हमें पढ़ना है वो है प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इनका बंगाल केमिकल के नाम से इन्होंने जो कारखाना लगाया था, इसमें इस प्रकार के उद्योग की जो आधारशिला रखी थी, यही इनका योगदान है। लेकिन जीवन परिचय और योगदान ज्यादा नहीं होने पर भी हमें इन्हें पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के फूलन खुलना के ररूली कतिपरा गांव में 2 अगस्त 1861 में हुआ था। इनके पिता का नाम हरीश चंद्र रॉय था, जो कि पारसी भाषा के एक बड़े विद्वान थे। स्कूली शिक्षा इनकी कलकत्ता के हेयर और अल्बर्ट, ये 2 प्रसिद्ध विद्यालयों में हुई थी। और सन 1879 में एंट्रेंस परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा होती थी, उत्तीर्ण करी, एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करी और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में आरंभ की। लेकिन वहां पर विज्ञान का विषय नहीं होने के कारण ये विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज जाया करते थे। 1882 में गिलक्रिस्ट छात्रवृत्ति की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनका दाखिला हुआ, इनको वहां पे प्रवेश मिला। वहां पर इनके जो सहपाठी थे वो रसायन में उनकी बड़ी रुचि थी और वो रसायन में सुप्रसिद्ध हो गए थे, जिनमें प्रोफेसर जेम्स वॉकर, FRS अलेक्जेंडर स्मिथ, हफ मार्शल और इनके जो साथी थे वो रसायन में रुचि रखते थे। तो इनका भी जो रुझान था, इनका भी झुकाव रसायन शास्त्र विषय में हो गया था। यह इस विश्वविद्यालय के उपसभापति भी चुने गए और यहां से जब ये भारत आए तो इन्होंने जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था जहां पर इन्होंने विज्ञान पढ़ने के लिए जाया करते थे, उस कॉलेज के अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए, जहां पर कुछ अंग्रेज जो इनसे कम योग्यता रखते थे उनको अधिक वेतन मिलता था। इस प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज भी काम करते थे। वो अंग्रेज इनसे कम योग्यताधारी थे, लेकिन उनको उच्च पदों पर रखा गया था और उनको इनसे ज्यादा वेतन दिया जाता था। इसका विरोध इन्होंने वहां के शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, उनके सामने विरोध किया। जिन्होंने, वो अंग्रेज थे, तो उन्होंने एक बात कही जो मैंने लाल रंग से लिखी है, यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं, केमिस्ट का मतलब रसायन शास्त्री, यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। उन्होंने ये बात इनको कही और ये जो व्यंग था इनके दिल को छू गया। इन्होंने नौकरी छोड़ी और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से एक प्रफुल्ल चंद्र राय का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, जैसा मैंने बताया कि काफी इतना ज्यादा योगदान नहीं रहा है, लेकिन इनका जो आत्मविश्वास था, जो अंग्रेज जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनकी योग्यता के अनुरूप इनको उच्च पद और उच्च वेतन नहीं दिया था,
और व्यंग कसा था कि आप अगर इतने ही अच्छे केमिस्ट हैं तो आप अपना खुद का कारखाना क्यों नहीं लगा लेते। तो उसी संदर्भ में 1892 में इन्होंने 800 रुपए की जो अल्प पूंजी लगाकर विलायती ढंग से जो औषधियां बनती थी, विलायती ढंग की जो दवाइयां बनाई जाती थी, तैयार करी जाती थी, उस औषधियों को इन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क नाम के कारखाने में शुरू कर दिया और जिसने काफी प्रगति करी, करोड़ों का व्यापार हुआ। और इस इनके जो ये बंगाल केमिकल नाम का जो कारखाना लगाने से भारत में इस प्रकार के उद्योगों का एक सूत्रपात हुआ, यही इनका योगदान है। छठे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ये डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, ये हमारे राजस्थान के ही हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था और ये वनस्पति विज्ञान के विद्वान थे। यानी वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से संबंधित जो विज्ञान होती है उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, उसके ये विद्वान थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आगरा कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद ये इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय में भी अध्यापन करा चुके हैं। डॉक्टर महेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर भी रहे और 18 मई 1966 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। ये इनके जीवन परिचय था और योगदान के अंदर पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया। इन्होंने भ्रूण विज्ञान जो कोशिका से संबंधित होता है और पादप विज्ञान के सहमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया। इससे फूलों के विभिन्न भागों पर कृत्रिम पोषण कराकर उनकी वृद्धि करने में इनको सफलता मिली। मतलब इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप विज्ञान का ऐसा तालमेल कराया कि एक शाखा विकसित हुई जिसके अंतर्गत इन्होंने जो फूल होते हैं उनके विभिन्न भाग लेकर उनमें कृत्रिम पोषण, मतलब बाहर से पोषण देकर, पेड़ से ना मिलकर बाहर से पोषण कराकर उनमें वृद्धि कराने में इनको या वृद्धि कर पाने में इनको सफलता मिली। इनके अधीन शोध कार्यों में कई देश के छात्र थे जिसमें भारत, अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि मिली। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी करी। एक विशेष उपाधि दी जाती है जब कोई किसी टॉपिक पर अनुसंधान करता है प्रोफेसर के अंडर में, तो अगर वो उस अनुसंधान कार्य की जो रिपोर्ट पूरी तैयार कर लेता है तो विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की उपाधि देती। तो 60 छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधि कराई। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कोशिका से इन्होंने कृत्रिम माध्यम में या शरीर का भाग बनाया जाता है। तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना करी। टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी भाग का निर्माण करना पर शोध करने के लिए इनको लंदन सोसाइटी ने फेलो बनाकर सम्मानित किया। कि फेलो का मतलब जो अग्रणीय हैं वो फेलोशिप इनको दी गई है कि आप इस कार्य में सबसे आगे हैं। तो ये इनका जीवन परिचय और योगदान रहा। इनका योगदान
अगर अपन कहें तो भ्रूण विज्ञान और पादप विज्ञान का जो तालमेल कराकर एक नई शाखा विकसित करी और फूलों के जो विभिन्न भाग थे उनको कृत्रिम पोषण दिलाकर उनको वृद्धि कराने में सफलता मिली, या हम कहते हैं टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जो इन्होंने स्थापना करी है, टेस्ट ट्यूब कल्चर पर जो इन्होंने शोध कार्य किए, वो शोध कार्य इनके योगदान के जो भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सलीम अली, इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म मुंबई के सुलेमानी परिवार में 12 नवंबर 1896 में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी सेंट जेवियर कॉलेज में हुई थी। बचपन में ही इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। इनके पास विश्वविद्यालय की कोई भी डिग्री नहीं थी और इसी कारण इन्होंने 350 रुपये के वेतन पर प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में गाइड के रूप में नौकरी की और इनकी जो मृत्यु थी प्रोस्टेट कैंसर के कारण 1987 हुई थी। ये इनका जीवन परिचय था। एक तरह से इन्होंने कोई डिग्री किसी विश्वविद्यालय से नहीं प्राप्त करी थी, तब भी इन्होंने काफ़ी सफलताएं हासिल करी। आइए देखते हैं इनका क्या योगदान रहा है। यह एक भारतीय पक्षी विज्ञानी, यानी ये पक्षियों का अध्ययन करते थे और प्रकृतिवादी थे। इन्हें भारत का बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं? तो डॉक्टर सलीम अली। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण कार्य करवाया था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवलादेव नेशनल पार्क की स्थापना इनके द्वारा कराई गई और एक बांध को रुकवाने में काफ़ी जोर दिया जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत बनाया जा रहा था और इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क को उससे खतरा था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलार्ड की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय ने इनके कार्य को देखते हुए इनको सम्मानित किया, डॉक्टरेट की उपाधि दी, मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। इनकी आत्मकथा द फॉल ऑफ अ स्पैरो बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। 1976 में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत के जो नागरिक है उसको मिलने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मानों में ये दूसरे नंबर पर आता है। पहला सम्मान मैंने बताया था आपको, CV रमन को मिला था भारत रत्न, और दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण डॉक्टर सलीम अली को दिया गया। और 1990 में भारत सरकार ने सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ऑर्निथो इसका मतलब होता है पक्षी, पक्षियों का अध्ययन, एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना
की। भारत सरकार ने इनके सम्मान में, जब इनका देहांत हो चुका था, उसके बाद 1990 में सलीम अली, इनके नाम से सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एक संस्था की स्थापना करी। आइए, जो आत्मकथा है द फॉल ऑफ अ स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, एक छोटी चिड़िया। तो एक बार ये अपनी जो खेलने वाली बंदूक थी उससे निशाना लगा रहे थे, और वो निशाने में इन्होंने एक असामान्य गौरैया, एक छोटी चिड़िया को मार गिराया। वो एक असामान्य थी, उसके कंठ पर पीला निशान था, रंग के कंठ वाली ये गौरैया थी, और इन्होंने वो गौरैया अपने चाचा को दिखाई। इनके चाचा इन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव जो डब्ल्यू एस मिलार्ड, उनके पास ले गए, और उन्होंने कॉमन बर्ड ऑफ मुंबई, बॉम्बे की एक सामान्य चिड़िया बताया, और इन्हें कुछ किताबें दी। वो किताबें पक्षियों के संग्रह से संबंधित थी। इनमें से एक किताब कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी थी। यहीं से इनका तन का क्षण माना जाता है। यहीं से इन्होंने पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों में अपना अध्ययन प्रारंभ किया, और अध्ययन प्रारंभ करके इन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की। कोर्स के में जो अंतिम भारतीय वैज्ञानिक हैं वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इनका जो जीवन परिचय है वो कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जो नाम था अबुल पकीर अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था। एक बार फिर से नोट कर लें, डॉक्टर अबुल पकीर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुला अब्दीन और माता का नाम आशियाम्मा था। खार्ट्स हाई स्कूल रामनाथपुरम से इन्होंने विज्ञान में अध्ययन किया। सोलोमन इनके प्रेरणा के स्रोत रहे। उन्होंने इन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए 3 बातों को होना बताया। एक तो इच्छा शक्ति, दूसरी आस्था, और तीसरी उम्मीद। और यही 3 बातों ने इनके जीवन को प्रभावित किया। 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हवाई या अंतरिक्ष संबंधी जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT 1958 में रक्षा अनुसंधान विज्ञान संगठन DRDO रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हॉवर क्राफ्ट परियोजना में इन्हें वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया।
1962 में प्रोफेसर M.G. मेनन ने इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्हें जो थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ले गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में इनको ले गए। वहाँ इन्होंने कार्य किए और यहीं से इनका सुनहरा काल शुरू हुआ। डॉक्टर कलाम 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इन्हें 1981 में पद्म विभूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान से इनको नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में एक भाषण देते हुए हृदय गति रुक जाने के कारण इनका निधन हुआ। तो ये एक मेहनती और लगन वाले व्यक्ति होने के कारण ये जहाँ पर बड़ी मुश्किल से लोग पहुँच पाते हैं उन पदों पर ये पहुँचकर इन्होंने कार्य करके अपने देश का नाम रोशन किया। जे अब्दुल कलाम साहब का योगदान इस देश के लिए बहुत रहा है। 1962 में जैसा मैंने बताया, इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और वहाँ से इन्हें नासा, इन्होंने रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया कि रॉकेट को अंतरिक्ष में कैसे छोड़ा जाता है। ये प्रक्षेपण जो है, छोड़ा जाना अंतरिक्ष में, इस प्रक्षेपण तकनीक को वहाँ से हासिल कर इन्होंने भारत का जो पहला रॉकेट नाइक आपचे छोड़ा और SLV कल यानी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए जो व्हीकल काम आता है का इनको सैटेलाइट नाम किया। SLV-3 का सफल प्रक्षेपण करा। इन्होंने भारत का रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में उसके कक्ष में स्थापित करने में सफलता हासिल करी। समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 में इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों का निर्माण करवाया और उनका सफल प्रक्षेपण यानी उनको अंतरिक्ष में सफल रूप से छोड़ने का भी इन्होंने श्रेय हासिल किया। 1998 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका भी इन्होंने नेतृत्व किया था और आपने देखा होगा अधिकतर इन्होंने रॉकेट या मिसाइल्स का मतलब होता है कि जो जब आता है तो मिसाइल्स जो छोड़ी जाती हैं वो एक छोटे रॉकेट्स होते हैं जिनको हम जब हमारे कोई देश पर हमला हो जाता है तो हम दूसरे देश की सेना को या उनके जो बंकर्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए छोटे रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर हथियार्स होते हैं, जिनके अंदर इन्होंने बनाई और इन्हीं मिसाइल्स के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जैसा आपने देखा इसके अंदर काफ़ी अध्ययन सामग्री है इस पाठ के अंदर
और छोटे-छोटे काफ़ी प्रश्न बनते हैं और इनमें अगर ये बड़ा प्रश्न आता है तो 3 भारतीय वैज्ञानिक बड़े महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन पर बड़ा प्रश्न आ सकता है और बड़ा प्रश्न आएगा तो इनके जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियों पर पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी विस्तृत रूप से पढ़ें, बार-बार पढ़ें, जिससे आपको इनकी कुछ बातें आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी।